हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, स्पीडी करंट अफेयर का जो सीरीज चल रही है आपकी, उसमें हमने पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। यानी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। विश्व के प्रमुख देश कौन और कर क्या, हाँ ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 में, ठीक, भारत एवं विश्व में प्रथम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या यूपी PCS या RO की या SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं, उनके सबके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनोनेको हैं। रूस के अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो यह है रूस के ओलेग कोनोनेको। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो यह है अनामिका राजू। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजू। उसके बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो ये थाईलैंड। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये कोझिकोड केरल में, ठीक है, कोझिकोड केरल में। उसके बाद में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला। उसके बाद में है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक तो ये कौन है? गोपी थोटा कुरा। ये कौन है? तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। उसके बाद में दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल ये कहाँ है? भीष्म। कौन सी है? भीष्म। इसका क्या नाम है? दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या नाम है? भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो यह काम्या कार्तिकेयन मुंबई की। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है मुंबई की। उसके बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला यह है ज्योति रात्रे, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सा है? तो है रिलायंस जियो। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सा है? तो रिलायंस जियो है। उसके बाद में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ है? ये पाली जिला राजस्थान में है। अगला पॉइंट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश। 4 दिन वर्क वीक वाला यानी हफ्ते में 4 दिन काम होगा, एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यह सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है?
उसके बाद है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, तो ये हैं गोपी थोडाकुरा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोडाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये कोलकाता में हुई। उसके बाद में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर ये कौन है? सुमन कुमारी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में हुई। उसके बाद में है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण, ये कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये सऊदी अरब में हुआ। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद में अगला पॉइंट है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये संबलपुर उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये संबलपुर उड़ीसा राज्य में हुआ। उसके बाद में है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। उसके बाद में है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको है? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको हुआ है? तो यह ओलेग कोनोनेको रूस के हैं। ठीक है, स्पेस में सबसे सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको मिला है, किसको प्राप्त है? तो ये ओलेग कोनोनेको जो कि रूस के हैं। उसके बाद भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। उसके बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन सी है? क्या नाम है उनका? तो ये प्रीति रजक मध्य प्रदेश से हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये सरयू नदी में हुई। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई? सरयू नदी में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? असम में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? असम में। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी यानी यूनाइटेड टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। यानी पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया। आगे है देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला AICT बनेगा कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो यह कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है?
तो ये है कैप्टन फातिमा मसीन, ग्लेशियर में, ठीक है। ऑपरेशनल पोस्ट बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर, ठीक है, भारत और चाइना के बॉर्डर पर तैनात है, ठीक है। उसके बाद में है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, यह है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल। नेक्स्ट पॉइंट है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी लड़ाकू विमान। स्वदेशी यानी अपने देश में जो बनाया गया है वो स्वदेशी। तेजस क्या है? स्वदेशी है। तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद में स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब राज्य ने स्टैम्प पेपर जो होता है उसकी कलर कोडिंग किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? आबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, यह है तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? भारत के तेलंगाना में। उसके बाद में समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कहाँ है? उत्तराखंड में। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है भूटान। नेक्स्ट पॉइंट है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन कहाँ है? पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो ये भोपाल में है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ है? भोपाल में। उसके बाद में है देश का पहला पशु सौदाह गृह। देश का पहला पशु सौदाह गृह ये कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये कहाँ है? तट मंदिर तमिलनाडु में। उसके बाद में भारत का पहला वेटलैंड शहर। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? तो यह है उदयपुर राजस्थान का। राजस्थान का उदयपुर यह है भारत का पहला वेटलैंड शहर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वेटलैंड मतलब जहाँ आर्द्र, वेटलैंड किसको कहते हैं? आर्द्र भूमि होती है वही उसी को कहते हैं, ठीक है, जहाँ नमी वाली भूमि होती, ठीक है। उसके बाद में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो ये पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, घूमने वाला गांव कौन सा है? तो ये पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। उसके बाद देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई। उसके बाद ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। भारत का मंदिर पूछा जाए तो कहाँ है? तेलंगाना में है 3D प्रिंटेड, ठीक है। और डाकघर पूछा जाए तो ये कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में है। उसके बाद में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल
अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ है, तो ये केरल में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा है, कहाँ है, तो डीजी यात्रा किसने शुरू की है, तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने क्या शुरू किया है, तो ये डीजी यात्रा शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने डीजी यात्रा शुरू की है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में शुरू की है, पहला हवाई अड्डा है। उसके बाद में है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई, लेह लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई, लेह और लद्दाख में। उसके बाद भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ है, तो ये केरल में है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है, तो केरल में है। उसके बाद भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कहाँ है, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन यह है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। उसके बाद में भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया, तो ओडिशा टीवी ने किया। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा, ठीक है, किसने अनावरण किया, तो ये किया ओडिशा टीवी ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो हरियाणा से हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया कहाँ, तो ये चीन में किया गया, चाइना वालों ने किया। ठीक है, उसके बाद में है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद में अगला पॉइंट है भाई अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है केरला। ठीक है, केरला है। उसके बाद में है अब आ गया वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन को पढ़ेंगे। 23 और 24 में कौन से प्रमुख समझौता ज्ञापन हुए, किससे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन संबंधित क्षेत्र क्या हुआ है, उसके बाद संबंधित देश या संस्था है, उसके बाद कौन से महीने में कौन से साल में ये समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL के साथ समझौता हुआ जून 2024 में। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHI और IIT दिल्ली ने जून 2024 में समझौता किया। F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए तुर्की और अमेरिका के साथ डील हुई, समझौता हुआ, मतलब 2024 में जून में। ठीक है, उसके अंदर कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSD और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया, कब, जून 2024 में। जाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान ने समझौता किया, कब, मई 2024 में। ठीक है, उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका मई 2024 में समझौता किया। ठीक है, उसके बाद में AI की प्रशिक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन ने किया अप्रैल 2024 में। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ, कब हुआ, तो ये अप्रैल 2024 में हुआ। सतत मानव अन्वेषण को बढ़ाने के लिए
नासा और जापान ने अप्रैल 2024 में समझौता किया। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान ने समझौता किया। कब किया? तो ये किया अप्रैल 2024 में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स अप्रैल 2024 में समझौता किया। उसके बाद स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने मार्च 2024 में समझौता किया। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के बैंक ने ठीक है समझौता किया मार्च 2024 में। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड भारत का आयुष मंत्रालय और थाईलैंड ने समझौता किया मार्च 2024 में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलुरु मार्च 2024 में समझौता किया। उसके बाद में भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB मार्च 2024 में समझौता किया। ठीक है, भारत ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB ने मार्च 2024 में समझौता किया। सीमा पार से मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल ने फरवरी 2024 में समझौता किया। ठीक है, सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल 2024 फरवरी 2024 में फरवरी 2024 में समझौता किया। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की ने समझौता किया फरवरी 2024 में। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की ने फरवरी 2024 में समझौता किया। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा ने फरवरी 2024 में समझौता किया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल ने समझौता किया फरवरी 2024 में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और IIT भुवनेश्वर ने समझौता किया। कब किया? तो फरवरी 2024 में किया। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना ने जनवरी 2024 में समझौता किया। उसके बाद में है अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल ने समझौता किया। कब किया? जनवरी 2024 में। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना ने जनवरी 2024 में समझौता किया। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने समझौता किया जनवरी 2024 में। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस ने समझौता किया जनवरी 2024 में। 2030 तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु भारत और USAID ने समझौता किया 2024 में। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने समझौता किया। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने जनवरी 2024 में समझौता किया। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक ने दिसंबर 2023 में समझौता किया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या ने
भारत और केन्या ने दिसंबर 2023 को समझौता किया। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ ने नवंबर 2023 में समझौता कर लिया। ठीक है। उसके बाद में INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने समझौता किया नवंबर 2023 में। INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नवंबर 2023 में इसका क्या नाम है समझौता किया। उसके बाद चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ESI और शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2023 में समझौता किया। श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्यात आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली ने समझौता किया अक्टूबर 2023 में। श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रशासन के लिए भारत और इटली ने अक्टूबर 2023 में समझौता किया। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर ने समझौता किया 2023 में। उसके बाद में हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब ने समझौता किया अक्टूबर 2023 में। उसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समझौता किया अक्टूबर 2023 में। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समझौता किया अक्टूबर 2023 में। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब ने सितंबर 2023 में समझौता किया। उसके बाद नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने समझौता किया सितंबर 2023 में। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने अगस्त 2023 में किया। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में। ठीक है। प्रमुख मोबाइल ऐप के बारे में देखें हैं 2023 और 24 में जो जारी किए गए। ठीक है। तो संज्ञान ऐप किसने जारी किया? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी किया गया संज्ञान ऐप। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो ये संज्ञान ऐप। ठीक है। उद्देश्य क्या है या संबंधित तथ्य क्या है इसका? तो 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए उसके बाद सारथी 2.0 ऐप किसने जारी किया? तो ये सेबी ने जारी किया। इसका उद्देश्य है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। उसके बाद प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए प्रवाह पोर्टल जारी किया गया। उसके बाद में बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार ने जारी किया मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। उसके बाद सारथी पोर्टल ये केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉन्फ्रेंसिव स्ट्रक्चर देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको जारी किया। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए
कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है चौपाल ऐप। चौपाल ऐप संदीप बंसल ने जारी किया। किसने किया? संदीप बंसल ने। और ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। उसके बाद में अनुवादनी ऐप है, केंद्र सरकार ने जारी किया शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में है मनी टू इंडिया ऐप। ये ICICI बैंक ने जारी किया ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए जारी किया गया और ICICI बैंक ने इसे जारी किया। उसके बाद में संभव ऐप यह जारी किया इंडियन आर्मी ने सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए संभव ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद में भूमि राष्ट्र पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि राष्ट्र पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किया गया। उसके बाद में पाट मित्रों ऐप, ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया जूट किसानों के सुविधा के लिए। पाट मित्रों ऐप जारी किया गया कपड़ा मंत्रालय द्वारा यानी वस्त्र मंत्रालय द्वारा जूट किसानों के सुविधा के लिए। उसके बाद में मेरा युवा भारत ऐप लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ठीक है। युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत ऐप लॉन्च किया गया। आई स्टार्ट टैलेंटेड कनेक्ट ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। आई स्टार्ट टैलेंटेड कनेक्ट। उसके बाद में रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए लॉन्च किया सरपंच संवाद ऐप। उसके बाद एनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया चुनावी प्रबंधन नामांकन गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। ठीक है। चुनावी प्रबंधन नामांकन गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एनकोर ऐप लॉन्च किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद फ्लड वाच ऐप लॉन्च किया केंद्रीय जल आयोग ने वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। उसके बाद सिंह सूचना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ये शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद में ईबी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु ने लॉन्च किया। ईबी मित्र ऐप बेंगलुरु कर्नाटक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए ईबी मित्र ऐप लॉन्च किया गया बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु द्वारा। बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। उसके बाद राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुस्वागतम पोर्टल ये है सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुस्वागतम पोर्टल अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उसके बाद
उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। ये बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए, ठीक है। उल्लास ऐप क्यों डाउनलोड किया गया, उल्लास ऐप क्यों बनाया गया, तो ये बनाया गया बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। उसके बाद में है मोबाइल दोस्त ऐप। दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। उसके बाद में प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा लॉन्च किया गया। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। उसके बाद ई-सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। ई-सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए। उसके बाद में विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। उसके बाद में ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना, ठीक है। पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना। उसके बाद में अरुणपोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा अरुणपोल ऐप लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणपोल ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह युवा स्टार्टअप को जोड़ने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए, युवा स्टार्टअप ऐप आपको जोड़ने के लिए और उनकी पहचान के लिए युवा पोर्टल लॉन्च किया विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। झरनी युवा पोर्टल ये लॉन्च किया झारखंड सरकार ने। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। झरनी युवा पोर्टल, इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया मेरी लाइफ ऐप। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करता है। भरोसा ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपका भारत रत्न दिया गया जो 2024 में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो चलिए देखते हैं किसको किसको दिया गया है, ठीक है। भारत ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी
कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, यानी पहले नाम था पितौजिया लेकिन अब उसका नाम हो गया कर्पूरी गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। उन्होंने 1952 पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। उसके बाद में अगला पॉइंट है, कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उसके बाद में है, उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची अब पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कराची, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्ष 1942 में ये आरएसएस से जुड़े। और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद में अगला पॉइंट है, 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। उसके बाद में वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद में है एम एस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, उनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इन्होंने पद्म श्री 1967, पद्म भूषण 1972 एवं पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पद्म श्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में मिला और पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया गया। उसके बाद में PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद में था। ठीक है, वर्तमान तेलंगाना में है, लेकिन पहले तब क्या था, जब जन्म हुआ था तब हैदराबाद जिला था उसका नाम, मतलब जिला नहीं, एक वो मतलब शहर था। ठीक है। उसके बाद में वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वह भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है। ठीक है, कार्य किया है। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट पॉइंट है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आगे, इनको भी दिया गया है भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद में वह 1989 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। वह 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वह कभी संसद नहीं गए। वह 1967 से 68 तक दोबारा एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है,
1967 और 68 तक एवं दोबारा 1970 से 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। उसके अंदर भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। उसके बाद में है भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अंदर भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 24। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।